नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत में एनआरसी और सीएए, ये आपको याद होगा कि इस पर 2020 में देश में वो हंगामा हुआ था जो मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद 1977 का जो हंगामा हुआ या 1975 का जो हंगामा हुआ, ये राम मंदिर के निर्माण का जो प्रक्रिया चल रही थी, उससे किसी मायने में कम था। बस बात ये थी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के विरोध में जनता उतरी थी, यानी कि वो एक काला कानून था। और दोबारा जब 1992 का प्रकरण आया तो हम भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए निकले थे। लेकिन इस बार जो 2020 में निकले वो इसलिए निकले थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता देनी चाहिए, यानी कि भारत को भी एक इस्लामिक कंट्री बनाना है। इस उद्देश्य से लोग रोड पर उतरे थे, जबकि भारत सरकार ने कहा हम किसी की निवासिता या नागरिकता नहीं ले रहे हैं, हम केवल उन लोगों को जो 1947 में बंटवारे के बाद भारत में आ जाने चाहिए थे या जिनका अधिकार था भारत में आना, हम उनको अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार लगातार, जैसे मैं लगातार आपको अपडेट करता ही रहा हूं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर दिया, या फिर दूसरा मैंने कहा था कि जो अ, आपकी आपका आपका जो हेल्थ कार्ड बन रहा है, हेल्थ कार्ड में संशोधन कर दिया, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर दिया। यानी कि इन चीज़ों में संशोधन करके वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी 1947 के बाद विश्व के सारे कंट्रियों ने अपने यहाँ बनाकर रखा था कि हमारे पास लिस्टिंग हो, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस हो उसका डेटा पूरे देश में अवेलेबल हो, आज है। जिसके पास गाड़ी हो, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पूरा डेटा पूरे देश के पास केंद्र सरकार के पास अवेलेबल हो। आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना, आधार कार्ड को किसी न किसी प्रकार से बैंक के साथ जोड़ना, या बाकी जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं उनके साथ जोड़ना, या मैं कहूँ राशन कार्ड के साथ जोड़ना, ये सारी प्रक्रिया 2020 के बाद बड़ी तेजी से शुरू हुई। उसका कारण था कि संशोधन आने के बाद जो बवाल देश में हुआ, तो सरकार को ये बात समझ आ चुकी थी कि हम अपना काम अवरुद्ध या रोकने की बजाय हम अपने काम को सीधे धीरे धीरे करके करते चलें, क्योंकि 2020 में जैसे एकदम संशोधन किया गया था तो लोग रोड पर उतरे और पूरे देश का काम बाधित हुआ। लेकिन अब केंद्र सरकार इस मूड में है कि हम लगातार करेंगे, उन सभी जगहों पर करेंगे जहां होना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था कि हेल्थ कार्ड जो आप आयुष्मान भारत योजना के तहत लेकर आए हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनका भी कार्ड आयुष्मान कार्ड बना, उनको हेल्थ कार्ड के साथ जोड़ा गया। भारत सरकार की ये योजना भी है कि भविष्य में हम सारे डॉक्टर्स को और सभी मेडिसिन सप्लायर्स को, यानी कि मेडिकल स्टोर्स को, हम उसके साथ जोड़ देंगे। यानी कि जो भी आईएमए के साथ, आईएमसी के साथ, इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जो भी डॉक्टर रजिस्टर्ड होगा, वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसकी एक आईडी होगी और वो व्यक्ति के आधार कार्ड से हेल्थ कार्ड लिंक करके उस पर चढ़ाएगा और वो डेटा सरकार के पास अवेलेबल होगा, यानी कि वो एक पोर्टल पर अवेलेबल होगा। व्यक्ति अपना डेटा भी 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का निकाल कर देख सकता है और इसी के आधार पर जो केमिस्ट है उसकी दुकान पर दवा मिलेगी और वहाँ वो भी चढ़ाएगा, यानी कि कोई डॉक्टर भी गलत नहीं कर सकता और मेडिकल हिस्ट्री भी हमारी सेफ रहेगी, जिससे कि हमारी जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या डॉक्टर भविष्य में जो हमें देखना चाहता है वो हमारी हिस्ट्री देख सकता है, उसके आधार पर बेटर मेडिकल एड हमको मिल सके। उसका दूसरा लॉजिक भी है। दूसरा लॉजिक ये था कि हमारे शरीर के प्रत्येक चीज़, प्रत्येक मेडिकल टेस्ट वो एक स्थान पर स्टोर हो जाएगी और वो सरकार के पास भी एक्सेस रहेगी। कल जो केंद्र सरकार ने एक नया बिल लेकर आई, वो बिल 100 साल पुराने एक कानून का रिप्लेसमेंट ज़रूर है, लेकिन उसको अगर दूसरी दृष्टि से देखेंगे, यानी कि मेरी दृष्टि से देखेंगे, तो फिर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये एनआरसी का भी बाप है। आप एनआरसी में केवल नाम लिखते थे, एड्रेस लिखते थे और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते थे। इस कानून में
यानी कि ये कानून सन 1920 में बना था। हालांकि 1920 के कानून को रिप्लेस करके केंद्र सरकार अब एक नया कानून लेकर आई है जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 कहा गया। ये बिल नंबर 93 2022 का है। क्या कहता है ये कानून? पहली बात तो ये है कि 1920 के कानून को ये रिप्लेस कर रहा है, ये रिपील कर रहा है। और उस कानून का नाम क्या था? कानून का नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। यानी कि जो प्रिजनर है ना, जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया हुआ है, जिसको सजा दी गई है, जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उन सबका आइडेंटिफिकेशन सरकार को ये अधिकार था कि वो अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करे। ये बहुत कम लोग इस बात की आशंका लगा पाते हैं। उनको लगता है कि हम एक जगह पर कोई क्राइम करके आए हैं और हम दूसरी जगह अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो मेरे ऊपर क्या, ये स्टेट की पुलिस, वो स्टेट की पुलिस, इस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, या इस थाने से उस थाने चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक डिजिटल नहीं था तब तक रिकॉर्ड मैनुअली मेंटेन किए जाते थे, और मैनुअली जब मेंटेन किया जाता था तो क्रिमिनल होशियारी करते हुए शाणा बन के एक दूसरे स्थान पर अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रह सकता था। लेकिन आइडेंटिटी, ये रिकॉर्ड मेंटेन तो करना ही था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 में था, जिसको बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं था। केवल ये था कि उसकी फोटोग्राफ, ये था कि उसकी जो डिटेल है, उसका अता पता है, और उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को खत्म करके, यानी कि इस कानून से उसको रिपील किया जा रहा है, उसको खत्म करके नया कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। खास बात यह है कि सीआरपीसी के सेक्शन 53 और सेक्शन 53 कैपिटल ए में ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसको पुलिस उसका मेडिकल करवा सकती है, और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा उसका मेडिकल किया जाएगा, और आज की सिचुएशन उसकी बताई जाएगी। हमने सबने देखा होगा, किसी को चोट लग जाती है, कोई दंगे हो जाते हैं, कहीं झगड़े हो जाते हैं, तो सीधा पुलिस के पास जब हम फायर करवाने गए तो कहते हैं मेडिकल करवाएगी। पुलिस मेडिकल करवाती है, उसका एक रिकॉर्ड बनता है। लेकिन वो रिकॉर्ड एवं जब तक वो केस चला तो उसमें दफन रहा, और केस के साथ चला गया वो रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, उस रिकॉर्ड के आधार पर उसकी जो क्राइम हिस्ट्री है, या जो जितना चोट लगी है, या उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो क्या था। वो केवल एक हर्ट है, वो ग्रीवियस हर्ट है, वो ग्रीवियस हर्ट कितने लेवल का है, ये सब कुछ उससे आइडेंटिफाई होता था और कोर्ट में केस चला जाता था। लेकिन हम सब जान ही रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में व्यवस्था तो थी, लेकिन ये संभव नहीं था कि वो कहीं एक जगह हो सकता था। केंद्र सरकार ने इस कानून में ये व्यवस्था कर दी है कि किसी भी व्यक्ति का सेक्शन 53 और 53 कैपिटल ए के तहत जो आइडेंटिफिकेशन होता है, या उसका जो मेडिकल होता है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड 75 वर्षों तक रखा जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि उसका डिजिटल रिकॉर्ड 75 वर्षों तक रखा जाएगा। ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने इसमें कर दी है। क्या क्या हो सकता है? फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट, पूरे हाथ का प्रिंट, पैर के फुटप्रिंट, उसकी फोटोग्राफ, उसकी आइरिस और रेटिना का स्कैन। अब आप सोचिए कि आइरिस रेटिना का स्कैन का मतलब हो गया कि जो आधार कार्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आधार कार्ड जिसके आधार पर बनता है, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल, और उसकी जो एनालिसिस है, या जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके सिग्नेचर की बात करें, उसकी हैंड राइटिंग की बात करें, या जो भी एग्जामिनेशन सेक्शन 53 कैपिटल ए में रखे गए हैं, वो सीआरपीसी 1973 की, वो सारे रिकॉर्ड अब डिजिटली मेंटेन रहेंगे। और उस मेंटेनेंस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी कि अगर क्रिमिनल, कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है, और आप समझ सकते ही हैं कि भारत में क्रिमिनल्स की संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज बहुत बड़े स्तर पर क्रिमिनल है, और इससे 2-3 लाभ भी होने वाले हैं। एक लाभ ये होने वाला है कि मोस्टली जो बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर भारत में घुसे हुए हैं, या जो इलीगल इमिग्रेंट भारत में घुसे हुए हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान क्राइम करने के बाद चले गए, होता यही है कि वो कानपुर में है, उसने क्राइम किया, फिर वो क्राइम पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो ग्वालियर जाकर शिफ्ट हो गया, अभी ढूंढते रहिए।
अब क्या किया है सरकार ने कि इसका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और वो रिकॉर्ड अब सरकार के पास रहेगा, उसकी एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी के अनुसार ही किया जाएगा। अब कितनी डेप्थ है इसमें, इस कानून को समझने की कोशिश इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और मनीष तिवारी सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन हो रहा है। साथ में उन्होंने कहा पुट्टू स्वामी का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसका ये उल्लंघन हो रहा है। तमाम तरह के जजमेंटों की उन्होंने चर्चा कर दी और कहा कि भाई सेल्फ इंक्रिमिनेशन, चूंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था दी गई है किसी भी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती, अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बात तो ठीक है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन वो शायद भूल गए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपने ही द्वारा एविडेंस देने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपने मुख से उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने मुंह से कोई बात बताए। इस बात में उसका ब्लड सैंपल, उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाकी के जो टेस्ट होते हैं वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में शामिल नहीं है। ऐसे तमाम जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। क्यों? क्योंकि हमने कहा हम आपको मार तोड़कर आपके ही खिलाफ गवाही देने के लिए, आपके ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बात ठीक है। उसका कारण ये रहा होगा कि भाई जब पुलिस डंडा उठाती है तो जबरदस्ती लोगों से कहलवा लेती, इसलिए हमने वहां प्रोटेक्शन दे दिया। हालांकि प्रैक्टिकली कितना संभव है ये भी हम देख ही रहे होंगे। परमवीर सिंह ने किस प्रकार साध्वी प्रज्ञा के ऊपर डंडे चलाए और क्या क्या किया, जबकि वो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 का प्रोटेक्शन था। लेकिन हमारा विषय यहां पर यह है कि इस पूरे के पूरे मामले में ये जो नई व्यवस्था दी गई है, इसमें उन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति जिसका कन्विक्शन हो चुका है, जिसका कन्विक्शन हुआ है किसी भी कानून के तहत, उसका डेटा मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर एंड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 117, जो आप देखते होंगे जिस समय इलेक्शन होता है, जिस समय कोई बड़ी वारदात होने को होती है या लगता है कि माहौल गर्म है और स्थितियां कुछ गर्म हैं, वो तब 107-17, 107, 106-17, 108-17, 107-16 ऐसे हमने सुना होगा। 107-16 की कार्रवाई होगी, 107-17 की कार्रवाई होगी। तो इन्होंने कहा सेक्शन 108, 107, 109, 110 और सेक्शन 117 ऑफ सीआरपीसी, जिनके तहत गुड बिहेवियर के लिए आपको कहा जाता है कि आप आएं और आकर एक एफिडेविट साइन करके दें, एक जमानत लीजिए हमसे और कहिए कि हम गुड बिहेव करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। उन सबका डेटा मेंटेन किया जा सकता है, उनका सबका डेटा, उनके सबके मेजर्स लिए जा सकते हैं जिन पर शक है कि ये अपराधी हो सकता है। दूसरी बात, अरेस्टेड इन कनेक्शन विद ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है किसी भी कानून के तहत, जिसको अरेस्ट किया गया है और जेल भेजा जा रहा है, तो सेक्शन 53 में तो सीआरपीसी में ऑलरेडी ये व्यवस्था है कि भाई कोई भी अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस का ये अधिकार बनता है या कर्तव्य बनता है कि उसको डाउट है तो उसका मेडिकल करवा ले। मेडिकल लीव होता ही है। इसलिए यहाँ पर उसने कहा इस कानून में कि भाई ये कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट करके लाया जा सकता है किसी भी कानून में, उसको किया जा सकता है। हाँ, एक बात और उन्होंने कही कि ये पुलिस निर्धारित करेगी कि भाई किसका करना है किसका नहीं करना है। दूसरी बात एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आई है, उन्होंने ये कहा है कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट करके लाया गया है और उसकी सजा 7 वर्ष से ऊपर है, वीमेन के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ जिसने अपराध किया है, उसका डेटा कंपल्सरीली मेंटेन किया जाएगा। उसको अरेस्ट करके लाया गया है तो उसका डेटा कंपल्सरी मेंटेन करके लाया जाएगा। बाकी के लिए कोई कृतज्ञता नहीं है।
कि उसका सैंपल लिया ही जाए, ये पुलिस निर्धारित करेगी। दूसरा, मैजिस्ट्रेट जिसके सामने वो प्रस्तुत किया गया है, मैजिस्ट्रेट का भी उस पर अनुमति ली जा सकती है, मैजिस्ट्रेट डिनाई भी कर सकता है। इसमें एक बात और उन्होंने कही है कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव कभी कहते हैं एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, कभी जो जो अपोजिशन में होता है वो सदैव सरकार के खिलाफ अगर खड़ा होता है, कहता है क्राइम रिकॉर्ड बड़ा है, तो वो ये कहता है कि एनसीआरबी की रिकॉर्ड देख लीजिए। अब एनसीआरबी के रिकॉर्ड दो तरह से देखे जा सकते हैं। एक तो ये है, अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह ये कह रहे थे बच्चों से अपराध हो जाता है, इसलिए ये ऐसा संभव है, एक तो ये कहा जा सकता था। दूसरा, उनके समय पर अपराध होता था, पुलिस रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करती थी, उस पर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती थी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में आए तो फिर योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन में आता है उसकी एफआईआर कंपलसरी लिखी जाएगी, आप उस पर अपनी रिपोर्ट बनाइए, लेकिन उसकी एफआईआर डिनाई नहीं की जा सकती। अगर हमें क्राइम रोकना है तो कोई भी व्यक्ति जो हमारे पास आता है उसकी एफआईआर लिखना कंपलसरी है। होता क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी के समय पर एफआईआरें ज़्यादा लिखी गई, एक्शन ज़्यादा हुए, ऑन स्पॉट या समाज में क्राइम कम होता चला गया। जबकि अखिलेश यादव की सरकार के समय पर उन्होंने एफआईआरें दर्ज नहीं होने दी, जमीन पर अपराध बढ़ता चला गया क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन का खौफ खत्म हो गया था। इसलिए एनसीआरबी का जो डेटा होता है, एनसीआरबी के डेटा में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जिसको प्रिवेंशन किया गया है, जिसको डिटेन किया गया है, जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाया गया है, वो सारे डेटा उनके पास कलेक्ट किए जा सकते हैं, वो स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, वो चाहें तो उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। वो ये एनसीआरबी के ऊपर है, यानी कि ये डेटा मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है, जिसमें हमने क्राइम रेट बताया, जिसमें हमने एफआईआर्स का कलेक्शन किया, जिसमें हमने कैटेगराइज किया पूरे देश में जिसका डेटा रखा जाता है, उसके पास डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, वो डिजिटल रिकॉर्ड उसके पास रहेगा। क्या इसके फर्क पड़ेंगे? दो तीन फर्क ये पड़ेंगे कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो भारत में क्राइम करते हैं छोटा या बड़ा, उनका सबका रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास, एनसीआरबी के पास मेंटेन्ड हो जाएगा। किसी भी राज्य में अगर दोबारा उसका रिकॉर्ड लिया जाता है तो वो अपने नेशनल जो पोर्टल है उससे वो उसको टैली करके पता कर सकता है इसकी केस हिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल हिस्ट्री पता की जा सकती है हेल्थ कार्ड से, और वो डिजिटल मेंटेन करेंगे केंद्र सरकार, वैसे ही इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री एक एक चीज़ की यहाँ मेंटेन हो सकती है और बताया जा सकता है। इसके ब्लड सैंपल्स की बात बताई जा सकती है, इसके जो नार्कोटिक टेस्ट हुए हैं उसको भी मेंटेन करने की बात यहाँ पर कही गई है, वो मेंटेन किए जा सकते हैं। तो फिर आप समझते ही हैं कि क्राइम रेट सबसे ज़्यादा किस समुदाय का है भारत में, कौन सबसे ज़्यादा क्राइम करता है, क्राइम रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा किसका होगा। इसलिए मनीष तिवारी को या कांग्रेस को जो समस्या है वो ये है कि हिंदू समाज सबसे कम, क्योंकि हिंदू समाज क्राइम नहीं करता है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पर कम से कम आता है, और उधर से जो बांग्लादेशी आए हैं, जो रोहिंग्यास आए हैं, वो उनका उनका व्यवसाय ही क्राइम करना है, और वो ऑन रिकॉर्ड आते जाएंगे। उनका रिकॉर्ड जैसे जैसे मेंटेन होता जाएगा, और किसी भी व्यक्ति के लिए 75 साल का कंपल्सन कर दिया है कि भाई रिकॉर्ड 75 साल तक सरकार मेंटेन कर सकती है। यानी कि आज अगर वो 10, 12, 15 साल का है और उसने क्राइम किया है, तो आप ये मान के चलें कि जब वो 80 साल का होगा तो भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन हमारे पास होगा और हम उसको किसी भी समय सजा दे सकते हैं। मनीष तिवारी का जो मानना है, उनका कहना है पुट्टू स्वामी का जजमेंट है, आप पुट्टू स्वामी के जजमेंट के अनुसार किसी का पर्सनल डेटा नहीं रख सकते, और आप पर्सनल डेटा को किसी को कंपेल नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि किसी का भी जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना केंद्र सरकार का काम है, और विश्व के ज़्यादातर फॉरेंसिक साइंसेस के जिन कंट्रियों में फॉरेंसिक साइंस स्ट्रांग है, वहाँ पर क्राइम रेट मिनिमम है। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनके पास मेंटेन्ड है, आप यूएस की बात करें तो उनके पास मेंटेन्ड है। केवल भारत एक ऐसा था जिसके पास इस प्रकार का मेंटेनेंस नहीं रखा था। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अब मोदी जी ये टारगेट किए हुए हैं कि पूरे देश में हम क्राइम रेट खत्म कर देंगे, क्राइम खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने क्राइम कर दिया तो आप हमारे रिकॉर्ड पर आ जाएंगे, फिर आपको 107-16 की कार्रवाई में बार बार आना पड़ेगा, और आपका डेटा हमारे पास आया तो दोबारा अगर आपने क्राइम किया
तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। उसका एक और कारण है, कारण ये है कि इन केस ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम को रिपीट करने का जो करने पर सजा है, वो सजा हम इनहेंस करते हैं। सीआरपीसी में ऐसी व्यवस्था दी गई कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम को रिपीट करता है तो इन केस ऑफ रिपीटेशन उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। तो फिर भैया रिपीटेशन का हम कहां से लेकर आएंगे डेटा? डेटा तो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो हम रिपीटेशन करके आए। अभी तो मैन्युअली चलता है, तो एक स्टेट में क्राइम करके आया, दूसरे स्टेट में क्राइम किया, तो हम वो डेटा टैली नहीं कर पाते हैं, तो उसकी सजा इनहेंस कैसे करेंगे, उसकी सजा बढ़ाएंगे कैसे? लेकिन यहां पर उन्होंने व्यवस्था की है कि ये मेंटेन रहेगा और राज्य सरकारें अपने यहां अलग मेंटेन करेंगी, उसका रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास, एनसीआरबी के पास भी रहेगा, ताकि कोई दूसरा स्टेट भी उसको एक्सेस कर सके। मुझे लगता है कि इस योजना से अब केंद्र सरकार ने 2-3 चीजें टारगेट की हैं। एक तो क्राइम रोकना उद्देश्य है, दूसरा किसी भी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन रहना चाहिए, तीसरा कि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा जिसके आधार पर हम कभी भी उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और कभी भी उसको पकड़ सकते हैं। चौथा, इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत आसान साधन रहेगा। अगर कहीं पर भी क्राइम होता है और हमको कुछ चीजें मिलती हैं, उसका हेयर, उसका बाल मिल गया, उसका कुछ ब्लड मिल गया, वो व्यक्ति भाग गया, अननोन जगह से आया था, अननोन जगह पर चला गया, हम रिकॉर्ड से उसको उठा सकते हैं, ये कौन उक्त व्यक्ति है। उसकी चूंकि रेटिना हमारे पास होगी, उसका इरिस हमारे पास होगी, स्कैन करके रखेंगे, और उसके ब्लड सैंपल्स, जितने भी सिमेंस ब्लड सैंपल्स जो भी हो सकता है, वो सब कुछ केंद्र सरकार के पास मेंटेन्ड रहेगा, जिससे पूरे भारत में क्राइम रोका जा सकता है। और एक पार्टिकुलर समुदाय जो इस बात का विरोध करता है कि सीएए नहीं होना चाहिए, एनआरसी नहीं होनी चाहिए, एनपीआर नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली, चूंकि क्राइम उस पार्टिकुलर समुदाय में 80 से 70-80% लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते ही हैं, आ ही जाता है, और उनके जो बड़े गुंडा वर्ग है जो जो ये इन्फ्लुएंस में लेता है, वो एक बार शाहीन बाग करेगा, और शाहीन बाग में अगर उसकी गिरफ्तारी हुई और उसका डिटेल हमारे पास आया, उसके बाद वो हमारे सिस्टम के अंदर होगा। और मुझे लगता है कि एक चीज़ जो बहुत ध्यान से हमको सुननी चाहिए, वो ये है कि यूरोप के ज़्यादातर कंट्री ये कहते हैं कि हमारे यहाँ क्राइम नहीं हो सकता साहब, कम्युनिटी कितनी भी बढ़ जाए। वो उनका मेन कारण है कि उनके पास फॉरेंसिक साइंस बहुत स्ट्रांग है। तो फॉरेंसिक साइंस स्ट्रांग होने की वजह से हम भारत में भी ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि अभी कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, जिस केस में फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट 3 साल से नहीं आई, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ा और ये कहा कि भाई कैसी फॉरेंसिक एफएसएल, कैसी है हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, 3-3 साल तक रिपोर्ट नहीं दे पा रही, आप करना क्या चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को उस पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के लिए, और जो डिजिटल लाइब्रेरीज हम बनाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। उससे भारत में जो फॉरेंसिक साइंस के जानकार हैं, जो फॉरेंसिक साइंस से एमए एमएससी कर रहे हैं, उनके जॉब भी निकलेंगे, प्लेसमेंट होंगे और भारत सुदृढ़ होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।